पहले के ज़माने में ऑटो रिक्शा सिर्फ बड़े शहरों में ही चलती थी और आज ऐसा टाइम आ गया है कि छोटे छोटे गांव में भी चलने लगी है। हाँ, बहुत छोटे कस्बों में बस्तियों में नहीं पहुंची लेकिन फिर भी पहुंच चुकी है काफ़ी सारी जगहों में। अब लोग ऑटो की मदद से एक गांव से दूसरे गांव में भी ट्रैवल करने लगे हैं। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, आधी रात का वक्त हो, लेकिन कई सारे कांड ऑटो रिक्शा में आए दिन होते रहते हैं। बहुत सारे कांड पॉजिटिव भी होते हैं। किसी के साथ बहुत अच्छी लॉटरी लग जाती है तो किसी के साथ अजीब व गरीब दुर्घटनाएं भी हो जाती है। और मुझे एक एक बताने की जरूरत नहीं है, आप तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही होंगे। आज जिस घटना की कहानी लेकर आए हैं उस घटना में भी एक खतरनाक कांड हुआ किसी के साथ जो ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन वो कांड भूतिया था, बहुत डरावनी तरीके से भूतिया। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमें कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ, वो जानने से पहले हमें दिनेश नाम के लड़के के लाइफ के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी घटना घटी है, जुड़ी है दिनेश नाम के लड़के के साथ जुड़ी है। दिनेश जो अपनी फैमिली के साथ हमेशा से पुणे शहर में रहा करता था। पुणे में हमेशा से उसकी फैमिली स्टार्टिंग से ही, जब उसके पापा की जॉब लगी थी तो पुणे में ये लोग रह रहे थे। लेकिन जो दिनेश है ना, इसकी पूरी फैमिली पुणे से बिलोंग नहीं करती थी। इनकी फैमिली नासिक के अंदर एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, एकदम ही छोटे से गांव से। वो गांव इतना छोटा था हमेशा से कि वहाँ के लोगों ने ज़्यादा कभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए थे और ज़्यादा वहाँ के लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन दिनेश के पापा जब पढ़ाई करते हैं, नासिक शहर में रह के पढ़ाई किए थे, उसके बाद पुणे में रह के पढ़ाई किए थे, और इनके घर वालों ने अपना मेहनत करके खेती बाड़ी करके दिनेश के पापा को इनके दादा दादी ने पढ़ाया था और उनको पुणे भेज दिया था जॉब के लिए। और दिनेश के पापा जब पुणे शिफ्ट हुए थे तो वहीं पर उनकी शादी होती है और वहीं पर दिनेश, उसके भाई बहन सब पैदा होते हैं। वहीं पर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो जाती है। लेकिन जो इसके दादा दादी थे वो कभी भी पुणे आके रहने के लिए सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने गांव की लाइफ देखे थे। उनका गांव मतलब नासिक शहर में नहीं था, बिल्कुल एकदम छोटे से गांव में था, तो उस गांव की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। आप शहर में रहते हो, वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, और छोटे से गांव में रहो, वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो वो लोग ना रह नहीं पा रहे थे। एक दो बार इन्होंने, जब नासिक में इसके पापा का ट्रांसफ़र था एक बार, तो वहाँ पर भी रखने की कोशिश की शहर में, वहाँ पर भी नहीं रह पाए। पुणे में रखने की बहुत कोशिश की, कुछ दिनों के लिए आए और उनका मन नहीं लग रहा था, वो भाग के अपने गाँव चले गए। बोले कि नहीं नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम गाँव में ही रहेंगे, हमको गाँव में ज़्यादा सुकून मिलता है, हमारी खेती बाड़ी जो भी हाथ पर चलाते हैं हमको अच्छा लगता है। नहीं भी कुछ कर रहे हैं, काम हिम्मत नहीं हो रही करने की, खेत में घूमने ही चलेगा तुमको अच्छा लग जाता है। तो ऐसा वाला था। तो दिनेश के पापा भी अपने माँ बाप को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, उनको गांव में ही रहने देते हैं। इनकी ज़िंदगी तो बेस्ट चल रही थी, पुणे में अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात होगी, अचानक से खबर आती है कि दिनेश के दादाजी ऑफ हो गए। दादाजी ऑफ हो गए, ऐसा फ़ोन आता है, उसके चाचा फ़ोन करते हैं। अब पिताजी माताजी सब टेंशन में कि कैसे करें, कैसे जाएं, ऐसे कैसे अचानक से चले गए। लेकिन उम्र हो गई थी तो ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे सब चीज़ें मैनेज करेंगे। उसके पापा की छुट्टी नहीं मिल रही थी, दिनेश के पापा की, और दिनेश भी कॉलेज में पहुंच गया था, अच्छा खासा बड़ा हो गया था। तो अपने पापा को समझाता है, बोलता है आप छुट्टी अप्लाई करो, जब तक आपको छुट्टी मिलेगी उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, फटाक से ट्रेन लेके जल्दी से कैसे भी टिकट लेता हूँ तत्काल में, और फटाक से मैं गांव पहुँचता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे चीज़ें हैंडल करता हूँ। दादाजी की अंतिम विदाई भी तो करनी है, कर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो भी तो करना है, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। एक काम करो, आप छुट्टी अप्लाई करो, उसके बाद मम्मी को और भाई बहनों को लेके आराम से आना गाँव, क्योंकि उसके बाद फिर काम क्रिया जो रहता है 12-13 दिन का वो भी तो करना है। ऐसा ही होता है। दिनेश ट्रेन लेता है, ट्रेन लेके पुणे से नासिक पहुंचता है। नासिक के बाद वो वहाँ से एक गाड़ी बुक करता है, गाड़ी बुक करता है अपने गांव जाने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ये रात के लगभग तकरीबन 12-12:30 का टाइम हो गया था उसको उस लोकेशन पहुँचते पहुँचते। वो जो गाड़ी बुक किया था, उस गाड़ी से वो आता है, वो गाड़ी वाला उसको उसके गांव से पहले ही उतार देता है।
बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत लेट हो गया है, अभी आगे के और पैसेंजर है तो उनको भी मुझे लेके जाना है। तो एक काम करो, तुम्हारा गांव यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर ही है ना, एक काम करो तुम यहाँ से पैदल चले जाओ। लोगों की तो गांव में पैदल चलने की बहुत आदत रहती है, लोग निकल जाते हैं, 3-4 किलोमीटर कुछ बड़ी बात नहीं होती वैसे लोगों के लिए। तो बोलता है कि लेकिन मेरे को तो आदत नहीं है ना, मैं तो हमेशा गाड़ी वाड़ी से ट्रैवल किया हूँ, मैंने नहीं पैदल जा सकता, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, थोड़ा 200-400 अधिक ले लो, छोड़ दो मेरे को। लेकिन वो मना कर देता है, गाड़ी का ड्राइवर पूरी तरह से मना कर देता है। बोलता है तुम्हारे चक्कर में इन पैसेंजर को तुम्हारे गांव तक लेके जाऊं, उसके बाद उनको लौटाऊं, फिर उनको उनके जगह पे छोड़ के आऊं। ये चौराहा है ना, ये मार्केट का एरिया है ना, मैं सबको सबके गांव के मार्केट एरिया में छोड़ता हूँ, तुमको भी छोड़ रहा हूँ। अब ये शॉक्ड, क्योंकि बड़े होने के बाद पहली बार ऐसे अकेले आया था और अकेले ट्रैवल कर रहा था, और मुसीबत का टाइम था तो चाचा को भी गाड़ी लेके नहीं बुला सकता था। नॉर्मल टाइम होता था चाचा जी आते थे, मार्केट में आते थे गाड़ी लेके, इनको वहाँ से लेके जाते थे, क्योंकि इनके गाँव जाने के लिए कोई साधन ज़्यादा नहीं चालू थी, उनका बहुत ही छोटा सा गाँव था। तो ये अब टेंशन में पूरी रोड पे, सुनसान रोड पे अकेले अपना सामान लेके ऐसे ही भूत बने खड़ा हुआ है। क्या करूँ अब, पूरी तरह से लाचार है। आधी रात के टाइम पे चाचा जी को फ़ोन कैसे करूँ, किस मुंह से करूँ, कि एक तो घर पे मुसीबत है, दादाजी की मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किए हैं कि नहीं किए हैं, उनको छोड़ के आप मुझे लेने आओ, ये कैसे बोलूँ मैं। एक हिचक थी उसके मन में। अच्छा लड़का था बेचारा, बहुत ही बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, जल्दी कोई चीज़ बोल नहीं पाता था। तो ये अब टेंशन में चारों तरफ घूम रहा है, पूरे मार्केट में हर जगह घूम रहा है, उसे कोई भी साधन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसे एक कार वाला दिखाई देता है जो सुट्टा उट्टा कुछ ले रहा था, एक टपरी थी वहाँ सुट्टा ले रहा था और फूंक रहा था। उस कार वाले के पास जाता है दिनेश और उसको बोलता है कि भाई साहब आप मुझे बता सकते हो कि ये गांव जाने के लिए कोई सवारी कहाँ से मिलेगी। वो बोलता है कि वो गांव जाने के लिए सवारी इतने बजे पॉसिबल नहीं है, इतने बजे नहीं मिलेगी कोई सवारी। वो बोलता है कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी तो मिल जाएगी ना। वो बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने इतने छोटे से गांव में यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलती होगी। तो बोलता है तो आप भी उसी गांव के रहने वाले हो क्या, मुझे छोड़ दोगे आप। बोलता है नहीं मैं उस गांव में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो अगर मैं फ्री होता तो शायद तुमको छोड़ भी देता, लेकिन अभी लेट हो रहा है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, सॉरी। तो ये बोलता है ठीक है। वो आदमी बोलता है एक काम करो, इतना सोचोगे खड़ी रहोगे, इससे अच्छा तुम पैदल निकल जाओ, 3-4 किलोमीटर दूर है, सीधे से सीधे चलते चलते जाना, और एक सीधे सीधे चलने के बाद एक लेफ्ट वाला आएगा, वो लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लेना, सीधे तुम्हारे गांव आ जाएगा, गांव तुम्हारा ही तो आएगा इस रास्ते के बाद, इतना क्या सोच रहे हो, निकल जाओ पैदल। ये बोलता है इतनी रात में, आधी रात में पैदल अकेले जाऊँ मैं। वो बोलता है तो क्या किसके साथ जाओगे, अकेले तो अकेले जाओगे ना। वो आदमी अपना चले जाता है सुट्टा उट्टा फूंक के। ये अपना सामान लिया हुआ है ट्रॉली, और ट्रॉली को घसीटते घसीटते सुनसान वीरान से रोड पे अकेले निकल जाता है अपने गांव जाने के लिए। अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों बहुत डर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कोई चोरों चक्का टाइप का आदमी आ गया, मेरा सामान छीन लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया। इसने ना आईफोन रखा हुआ था, सोचता है कि एक तो 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, फ़ोन ही छीन लिया, चेन पहना हूँ पतली सी, वो चेन ही छीन लिया तो मैं क्या करूँगा। फ़ोन के बिना तो आज के दुनिया में कुछ नहीं होता है, फ़ोन छीन लेगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, किसी को फ़ोन करना, घर वालों से क्या कॉन्टेक्ट चले जाएंगे सब। यही टेंशन में वो धीरे धीरे अपनी ट्रॉली लिए बढ़े जा रहा है, कोई भी साधन का कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से पर कुछ आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, थोड़ा सा ना फॉग वाला टाइम था, थोड़ा ठंड वाला टाइम, थोड़ी फॉग वाला टाइम चल रहा था। उसे पीछे कुछ रोशनी दिखाई देती है, जैसे फॉग से होते हुए कोई तो चीज़ आ रही है। वो वहीं पर ट्रॉली लेके खड़े हो जाता है, चलना बंद कर देता है और उधर ही देखने लगता है क्या चीज़ आ रही है। उसकी बहुत नज़दीक वो चीज़ आती है तो क्या नोटिस करता है, ये तो ऑटो रिक्शा है। वो आदमी कैसे बोल रहा था कि कोई भी ऑटो यहाँ पर नहीं चलती, ये है ना ऑटो, चल तो रही है। वो जोर से हाथ मारता है, रुक जाओ, ऐसे बहुत जोर से हाथ मारता है। वो ऑटो उसके पास नहीं रुकती है। उसको लगता है ये क्या है भाई, क्यों नहीं रुकी, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके झटके से ऑटो रुकती है। ये भागते हुए अपने ट्रॉली लेके ऑटो रिक्शा जहाँ रुकी थी वहाँ पे पहुँचता है। ऑटो ड्राइवर बैठा हुआ था,
वो बोलता है कि अंकल, थोड़ा बूढ़ा था, अंकल आप मुझे ये गांव छोड़ दोगे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, प्लीज़ आप छोड़ दोगे क्या? आपको मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा, मैं आपको ना 1000 रुपये दे दूंगा, इतना दूर तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, मैं पैदल इतना भारी सामान लेके जा नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे अंकल प्लीज़? वो सिर्फ ऐसे इशारा करता है, बैठ जाओ। हाँ, उसको लगता है कि हो सकता है गुटखा मुंह में दबाया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गुटखा उटका कुछ दबा के रखते, ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं, इग्नोर करता है, क्योंकि उसने पुणे में भी देखा था बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे थे जो गुटखा दबा रहे थे तो नहीं बोलते थे ज़्यादा, तो उसको ऐसा लगता है। गुटखा खाने वाले लोग इतने वो भी होते हैं, खुददार भी, हाँ कि गुटखा जब तक नहीं थूकेंगे, हाँ जब तक वो जो बात चल रही है हाँ उनके गुटके से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हाँ, उससे ज़्यादा पैसे थोड़े का गुटखा इम्पोर्टेंस। खाने वाले खुददार होते हैं। हाँ, इस मामले में तो इसलिए उसको ऐसा लगा होगा कि हाँ। अंकल जी ने गुटखा दबाए होंगे। क्योंकि उसने कॉलेज टाइम पे ऐसा पुणे में एक्सपीरियंस किया था उसने, तो बेचारे को ऐसा ऐसा ही लगेगा ना। वो चुपचाप अपना ट्रॉली पीछे डालता है और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो में बैठ गया और उसके बाद ये ऑटो चालू कर देता है, ऑटो वाला चल रहा ऑटो चला रहा है। ये बोलता है कि अंकल यहाँ पे तो बोलते हैं कि कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलता, कुछ नहीं है, हमको पैदल ही ट्रैवल करना पड़ता है रात के टाइम में, तो आप कैसे ऑटो चला रहे हो? वो कुछ नहीं बोलता है आदमी, उसको लगता है कि यार अब तो थूक दे, यार अब तो बोल दे, कुछ नहीं बोल रहा है। वो देखता है, बोलता है क्या हुआ अंकल, आप गुटखा खा रहे हो क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसे ध्यान से उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह की तरफ, बोलता है कि आप गुटखा तो नहीं खा रहे हो? मुंह देख के समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अंकल आप मुझे मेरे गांव छोड़ रहे हो ना? क्योंकि मुझे गांव का रास्ता अच्छे से पता नहीं है, आगे से एक टर्न होगा। वो कुछ नहीं बोल रहा, अभी भी चला रहा है। ये बोलता है कि ये क्या चल रहा है भाई साहब, इतना मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो मुंह से खोल दे, कुछ तो बोल दे। वो चुपचाप ऑटो चला रहा है। ऑटो चलाते 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 अचानक से स्पीड बहुत ज्यादा हाई कर देता है, एकदम स्पीड बढ़ा देता है, और जहां से टर्न लेना था वहां से टर्न नहीं लेता है, सीधे सीधे चलाना चालू कर देता है। ये बोलता है, ओ अंकल मैं आया हूँ, मुझे याद है थोड़ा बहुत, यहाँ से टर्न होगा, आप उधर से किधर लेके जा रहे हो? मेरे गांव लेके नहीं जा रहे हो क्या? कहाँ लेके जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था, स्पीड बढ़ाया हुआ। ये बोलता है, अंकल मैं गिर जाऊंगा, बहुत ज्यादा स्पीड है, ऑटो पलट सकती है, आप थोड़ा स्लो कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहुत जोर से चिल्ला रहा है। फिर भी ऑटो रिक्शा वाला स्पीड बढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, जोर चिल्लाता है, बुड्ढे समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हो ऑटो रिक्शा कम कर, इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? अभी मारूंगा, सीधा हो जाए की बार में। आजकल के जनरेशन के बच्चे इतने भी वो डरपोक नहीं होते कि तुम ऐसे बुड्ढे लोग डरा दोगे और चुपचाप हम डर जाएंगे। ऐसे जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, वो जो आदमी ऐसे ऑटो रिक्शा चला रहा होता है, वो झटके में उसकी मुंडी पूरी पीछे मुड़ जाती है, पूरी की पूरी मुंडी पीछे 180 डिग्री। हाँ, और वो ऑटो ड्राइवर अभी भी ऐसे ही ऑटो स्पीड में चला रहा है, आंख उसकी बड़ी बड़ी, इसका मुंह खुला हुआ, हंस रहा है, इसकी तरफ ऐसे देख रहा है, देख इसकी तरफ रहा है, ऑटो आगे से चल रही है, और जैसे उसकी मुंडी को ऐसा देखता है, जोर से चीखता है। दिनेश बहुत जोर से चीखता है, और चीखने के बाद इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, पूरी तरह से आपा खो देता है। ये बोलता है, अंकल आपकी मुंडी इतनी कैसे घूम गई, मुझे प्लीज उतार दो। उसको पता चल गया है कि ये इंसान तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो करे तो करे क्या? कूदेगा तो भी खत्म होगा, नहीं कूदेगा तो भी खत्म होगा। इतनी स्पीड के ऑटो से कूदेगा तो वो जिंदा कैसे बचेगा? वो भी बात है ना एक। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अब वो आंख बंद कर लेता, उसको लगता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता सिर्फ भगवान ऊपर वाला बचा सकता, वरना कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी आंख बंद किया है, तभी अचानक से उसे झटका महसूस होता है और आंख खुलती है। वो ऑटो एक बड़े से पत्थर में जाके टकराई थी। अच्छा, टकरा गई? तुरंत रुकी ऑटो टकरा के, और आंख खोल के देखता है तो क्या पाता है कि ऑटो ड्राइवर है ही नहीं। तुरंत टकराई, तुरंत आंख खोला, ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया ऑटो ड्राइवर? फेंका तो नहीं गया कहीं बाहर? वही तो बात है ना। वो रुकती है ऑटो, फटाक से ट्रॉली बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है ऑटो ड्राइवर कहीं गिरा तो नहीं है, वो कौन था क्या था, लेकिन कहीं पर भी उसको ऑटो ड्राइवर दिखाई नहीं देता है। अच्छा। कहीं पर भी नहीं, और वो पूरा ओपन रोड था, कोई जंगल झाड़ी ऐसा कुछ नहीं था। वो समझ जाता है कि मैंने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर लिया हूँ, जो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता मैं। और वो अपनी ट्रॉली लिए ऐसे घसीटते हुए स्पीड में भागता है, भागते 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 अपने गांव, अपने घर पहुंचता है। जोरों से दरवाजा पीटता है तो इसके चाचा जी दरवाजा खोलते हैं। दादाजी की शायद
वो अंतिम क्रिया कर दिए थे। चाचा दरवाज़ा खोलते हैं और दादी के पास जाता है, चाची सबके पास जाता है, उनके बच्चे उच्चे सब आते हैं और हाँफ रहा था ज़ोर ज़ोर से। चाचा जी पानी पिलाते, बोलते क्या हुआ बेटा, तू ऐसा घबराया हो, क्यों हाँफ क्यों रहा है, कम से कम फ़ोन कर दिया होता, कब आया तू। ये बोलता है चाचा जी पानी दो पहले। पानी पीता है, बोलता है चाचा जी मेरा दिमाग काम करता तब तो मैं फ़ोन करता। सब कुछ जो कुछ इसके साथ होता है सब कुछ चाचा जी को बता देता है। चाचा जी बोलते हैं पागल है तू, दिमाग नहीं है तेरे पास, चल अगर मैं नहीं आता तुझे लेने तो गांव के किसी भी इंसान को बाइक लेके भेज तो सकता था ना तुझे लेने के लिए, और तू क्यों किसी भी ऑटो रिक्शा में बैठा। ये बोलता है चाचा जी ऑटो रिक्शा तो बैठने के लिए होती है, क्यों नहीं बैठूंगा मैं। वो बोलते हैं चाचा जी वो कोई नॉर्मल ऑटो रिक्शा नहीं है, वो एक भूतिया ऑटो रिक्शा है और वो ड्राइवर भी बहुत ही भयानक भूत है जो आज से काफ़ी साल पहले से उसी रोड पे वैसे ही आधी रात के टाइम से अपनी ऑटो दौड़ाता है। बाई चांस किसी ने ऑटो रुका के बैठ गया तो वो ख़त्म हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे तू बच गया, कैसे तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं समझ में आ रहा है कि तू बस बच गया। बस इतना भगवान को ऊपर वाले की कृपा मना, हाथ जोड़ तू, वरना उसकी ऑटो में बैठने के बाद कोई भी बच नहीं पाता है। तू किसी भी इंसान से पूरे गांव में पूछ ले भूतिया ऑटो रिक्शा के बारे में और उस ड्राइवर के बारे में सबको पता है। सबको पता होता भी है। रात के टाइम में कोई ट्रैवल भी करता है अकेले पैदल भी, देखता भी है ऑटो रिक्शा चलते हुए रोड पे, इग्नोर कर देता है लेकिन बैठता नहीं है। और तू बैठा और तूने इतना सब कुछ भुगत लिया। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसको लगता है चलो बाल बाल बच गया मैं। दूसरे दिन पापा को फ़ोन करता है, पापा छुट्टी लेते हैं और 1-2 दिन बाद मम्मी पापा भाई बहन सब उस छोटे से गांव में आते हैं और वहाँ पर दादाजी की बाकी जो अंतिम क्रियाएं थी तो वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये पुणे जाता है, लेकिन अभी भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए क्योंकि टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ 2-3 साल ही तो हुए हैं। सही बात है। बाकी मुझे यकीन है कि इस घटना की जानकारी पूरी उसी ने ही दिया होगा लिख के। ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया लाइफ में कि ऐसा कुछ किसी के साथ घट सकता है। अब घट गया तो उसके लिए भुलाना भी बड़ा मुश्किल होगा भाई। खैर जैसा भी हो, अंत भला तो सब भला, वो सेफ है, आगे भी सेफ रहे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। आज से लगभग 12 साल पहले अतुल नाम के एक रिक्शा ऑटो चालक के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी से सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। ये जो घटना है आज से 12 साल पहले घटी थी। रामपुर शहर है उत्तर प्रदेश में, वहां पे रहने वाले अतुल नाम के लड़के के साथ। सबसे पहले बताती हूँ कि अतुल कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और वो क्या करता था पहले। क्या था कि जो अतुल था ना, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे लगभग, और बहुत साल बाद ये पैदा हुआ था अपने घर पे, और इसकी उम्र हो गई यही 22-23 साल की। तब उसकी मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, और ये उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई कर रहा था और समझ नहीं पाता है कि कहाँ से ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि इनके पास ना एक छोटा सा दुकान था इनका जहाँ पे इसके पिताजी बैठा करते थे, और उससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि इसकी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है वो सब कुछ भी, दवाई का भी संभालना और जो भी खर्चा है वो भी निकालना, इसकी पढ़ाई का भी करना। तो ये डिसाइड करता है कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपने माँ बाप को ऐसा दुख में नहीं देख सकता कि इतने कम पैसे में जीना और ऐसे रहना। इससे अच्छा मैं कोई काम कर लेता हूँ। पढ़ाई लिखाई जितनी हो गई है, सबकी किस्मत की बात नहीं होती है पढ़ाई लिखाई करना। ऐसा सोचता है कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से इतने पैसे आएंगे। उसकी मम्मी इतनी बीमार थी कि थोड़ी बहुत दवाई ववाई करा रहे थे। उसके बाद अपने दोस्तों से बात करता है, बोलता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। बहुत लोग से बात करता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए जहाँ से मैं पैसे कमाने लगूँ तो अपनी माँ के इलाज में पैसे लगा लूँगा। लेकिन उसे ना जॉब मिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, और बिना पढ़ाई कंप्लीट हुए जॉब वैसे इजीली मिलती नहीं है। और तो फिर सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। 1-2 लोगों से बात करता है अपने आस पड़ोस में, तो एक अंकल बताते हैं कि बेटा तू ऑटो भी तो चला सकता है ना, तुझे ड्राइविंग तो आती है, कार भी चलाना आता है तुझे, बाइक भी चलाना आता है। अपने दोस्तों के साथ इसने सीख लिया था सब कुछ। बोलता है कि हाँ अंकल ऑटो चला तो सकता हूँ, लेकिन कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं ऑटो खरीदूँ या क्या करूँ। तो अंकल बोलते हैं कि मेरे पास 2 ऑटो हैं,
जो एक दूसरा चलाता है और ड्राइवर है वो, और चाहता है तो एक ऑटो है वो तो चला सकता है, मैं तुझे दे दूंगा। तो ये बोलता है कि अच्छा मतलब कैसे पैसे उससे कहा, तो अंकल हिसाब किताब कर लेते हैं कि इतने पैसे का तू रखेगा, इतना मैं रखूंगा, मेरा ऑटो है। तो वो सब कुछ बात होती है। उसके बाद अतुल ऑटो चलाना स्टार्ट कर देता है रामपुर शहर में ही। क्या था कि वो पूरे शहर में ऑटो चलाता था, ऐसा नहीं है कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ जाना तो वहाँ लेके नहीं जाएगा, किसी को मना नहीं करता था कि उसको ज्यादा पैसे कमाने थे। उसको ज्यादा पैसे कमाएगा तो सब उसका काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये ना एक दिन रामपुर जो स्टेशन है ना, वहाँ पे ये लोग ऑटो लेके खड़े थे, इसकी और भी दोस्ती हो गई थी ऑटो वालों से, वो लोग और ये दोनों मतलब सब लोग वहाँ पे खड़े थे। यानी काफी समय हो गया होगा, काफी समय हो गया था उसको, 6-7 महीने हो गए थे चलाते हुए। तो वहाँ पे रामपुर स्टेशन के पास खड़े हैं, तो रात के ना लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है। तो कुछ ऑटो वाले चले जाते हैं घर, बोलते हैं कि अब चले जाते हैं, आज का थोड़ा लग रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो क्या मतलब है खड़े रहने का यहाँ पे, और कुछ प्रॉब्लम हो गई मौसम में तो फिर जाम लग जाएगा, फिर दिक्कत होगी, इससे अच्छा हम लोग चले जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन अतुल का ऐसा था कि जब तक मैं जाग रहा हूँ, जब तक नींद नहीं आ रही, तब तक मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी थोड़े दूर की, ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो आज का अच्छे से हो जाएगा। वैसे दिन में कम पैसे कमाया हूँ, कम सवारी मिली है। तो वो स्टेशन के पास खड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करते जैसे जैसे रात बढ़ रही थी ना, लोग स्टेशन के पास से अपना ऑटो खाली करना चालू कर रहे थे, ऑटो लेके जाना चालू कर रहे थे। तो क्या होता है कि वहाँ पे अब बचते हैं सिर्फ 4-5 लोग। उन लोग से बोलता है कि आप लोग रुकोगे ना, आप लोग भी जा रहे हो अकेले, यहाँ पे मुझे रहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो वो लोग बोलते नहीं, देखते हैं आधे घंटे और कोई ट्रेन आती है एक्सप्रेस, तो उससे यात्री उतरेंगे तो उनको ले जाना होगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके सब लोग निकल जाते हैं, सिर्फ 3 ऑटो वाले बचते हैं वहाँ पे, जिसमें से 2 लोग उसके अच्छे खासे दोस्त थे, वैसा टाइप होता है। और रात के तकरीबन 1:30 बजे या 2 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे इसका एक जो दोस्त है जो पुराने टाइम से वहाँ पर ऑटो चलाता है, वो बोलता है कि अभी एक एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है और उससे काफ़ी यात्री उतरेंगे और उससे हमको सवारी सबको लगभग मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और रात का टाइम है और ज़्यादा रात हो रहा है, तो इस टाइम पे हम जो ग्राहक होंगे इनसे ज़्यादा पैसे भी मांग सकते हैं कि रात का टाइम है, हम दिन में सस्ते में लेके जा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हमारी कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। हमने कई बार स्ट्रेटेजी अपनाए हैं, दूसरे जो ऑटो वाले थे वो बताते हैं अतुल को, महंगा कर देते हैं। हाँ। तो अतुल सोचता है कि सही बात है, अच्छी बात है, तो मतलब कितना करना चाहिए बढ़ा के। तो दूसरे ऑटो वाले बोलते हैं कि जितना बोलना है 1000, 800, 900 जितना बोलना है उतना बोल दे, लोग रात में जाएंगे ही जाएंगे। ये बोलते हैं नहीं यार, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, अब दिन में वैसे 200-300 तक में कितनी भी दूर सवारी होती है, हो जाता है आराम से, और रात के टाइम है भी तो इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, 1200, 1300, 1000। तो बोलता है ठीक है, तुझे जितना बोलना है वो बोल लेना, हमारा अपना है, हम 1000 तक बोलेंगे। ये बोलता है ठीक है मैं 700 तक बोलूँगा, कोई भी मिलता है सवारी तो। ऐसे ये लोग खड़े हैं, तभी अचानक से बहुत ही ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है, बहुत ज़ोर से। और जो भी मतलब रोशनी वाली रात थी ना, वो काली रात में बदल जाती है, जो बारिश वाला बिल्कुल टाइम माहौल बन जाता है, बादल छा जाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब माहौल कैसे ख़राब हो गया। अभी तक तो अच्छा खासा बादल अच्छा खासा साफ दिखाई दे रहा था, अभी अंधेरा छाने लगा, पता नहीं ट्रेन आएगी नहीं आएगी, बारिश होगी तो ट्रेन लेट भी हो जाएगी, और रात भर यहाँ पे हम ऐसे ही फालतू खड़े रहेंगे, कोई सवारी नहीं मिली तो नींद भी ख़राब, कल सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब इन लोगों को होने लगी टेंशन, ये लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ज़ोर से बादल गरज रहा है। अब थोड़ी 1-2 बारिश की बूंदें भी गिरने लगी, रात बिल्कुल काली हो गई है, जो बादल कड़क रहे ना उसकी रोशनी की वजह से कुछ दिखाई दे रहा है, वरना इतनी सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। और उस टाइम पे लाइट गोल भी हो गई थी, बारिश ज़्यादा होने वाली थी शायद, इसकी वजह से लाइट गोल हो गई थी। तो ये लोग वेट कर रहे हैं। अब सोचता है अतुल कि अब शायद चले जाना चाहिए घर, क्योंकि अब नहीं मिलने वाला हमको कोई भी सवारी, और रात हमारी वैसे ही काली हो जाएगी, बारिश तो आने ही वाला है। अब वो सोचता है कि मुझे ऑटो चालू करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है इनको। अब इनको लगता है कि शायद हो सकता है जो रात में एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी वो आ गई है, अब हमको वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। ट्रेन के हॉर्न के बाद अच्छे खासे लोग वहाँ से स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं। ये लोग लोगों को देखते हैं तो ऑटो 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 ऐसे यहाँ पे ऑटो ऐसे चिल्लाने लगते हैं, जैसे ऑटो वाले चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाना चालू कर देते हैं। तभी क्या होता है कि जो 2 ऑटो वाले खड़े थे उनके में 2 फैमिली वाले लोग बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है अतुल को कि मुझे तो सवारी नहीं मिल रही, और लोग भी अब कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग सब लोग खत्म हो गए, कुछ लोग उतरे भी तो पैदल निकल गए जो आसपास के होंगे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब सोचता है कि शायद मुझे मेरी किस्मत ही खराब है, उन लोगों को सवारी मिल गई, मुझे नहीं मिलने वाली है। तभी अचानक से
उससे दूर से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। वो जब बादल गरज रहे थे ना, उसकी रोशनी से दिखाई देता है कि कोई तो लड़की है, इसने जीन्स और टॉप पहन के रखी है और हाथ में ट्रॉली बैग है। आ रही है, वेट कर रहा है कि शायद ये लड़की बोल दे कि ऑटो चाहिए मुझे तो मुझे सवारी मिल जाएगी। अगर इसने भी मना कर दिया तो मुझे खाली हाथ, सूखे हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या होता है कि वो लड़की चलते चलते इसके पास आती है, बोलती है कि भैया आप इस लोकेशन पे चलोगे। ये बोलता है कि मैडम ये लोकेशन तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो बोलती है कि भैया अभी रात का बहुत वक्त हो गया है और दूसरे ऑटो वाले कोई है नहीं, आप ही अकेले दिखाई दे रहे हो। अगर आप भी नहीं लेके जाओगे तो मैं इतना दूर इतने रात में अकेली लड़की कैसे जाऊंगी, और स्टेशन पे भी मैं इतना सुरक्षित फील नहीं करूँ कि यहाँ पे मैं रुकूँ। तो बोलता है कि मैडम दूर तो बहुत है और वो मेरे घर से बहुत उल्टा रास्ता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, इतना दूर है वो। तो फिर मैं कैसे आपको, और पैसे ज़्यादा लगेंगे फिर। तो बोलती है कि आप पैसे का टेंशन मत लो, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। तो बोलता है मैडम देखो 700 रुपये चाहिए मुझे। वहाँ पे दिन होता तो मैं आपको 250-300 में भी छोड़ देता, लेकिन रात का वक्त है और आप मेरी आखिरी सवारी हो, तो मैं 700 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। तो लड़की बोलती है ठीक है भैया, अब अकेले को आप हो और मैं भी अकेले को हूँ, अभी कोई और ऑटो मिलने वाली भी नहीं है, तो मैं मना भी नहीं कर सकती, लेके चलो। तो बोलता है कि मैडम एक काम करो, आप पहले ही पैसे दे दो। क्योंकि उसको ऐसा लगता है पता नहीं लड़की देगी कि पैसे नहीं देगी, और रात का वक्त है और इतना ज़्यादा पैसे मांगा हो, और उसने पहली बार इतना ज़्यादा पैसे मांगा था और पहली बार उस स्टेशन पे इतने रात तक रुका था। उसको डाउट होता है। तो बोलती है कि भैया अभी तो मेरे पास 700 रुपये नहीं है। तो बोलता है मैडम फिर आपको कैसे लेके जाऊँगा मैं। तो बोलती है कि भैया देखो मेरे पास 300 रुपये हैं, आप 300 रुपये रख सकते हो तो रख लो, और 400 रुपये मेरे घर चलने के बाद घर से मम्मी पापा हैं मेरे, उनसे मांग के दे दूँगी। तो बोलता है कि अब मन में सोचता है 2 मिनट, सोचता है कि यार लड़की अकेले को है, बेचारी मासूम सी प्यारी सी दिखाई दे रही है, कोई किसी की बुरी नज़र भी उसके ऊपर पड़ सकती है, तो ऐसे में इसको छोड़ नहीं सकता। बोलता है कि ठीक है मैडम आप दे दो 300 रुपये और 400 घर पहुँच के दे देना। तो वो जो लड़की थी उसको 300 रुपये निकालती है, 300 रुपये देती है और पीछे जाके ऑटो में बैठ जाती है, और उसके बाद ये ऑटो चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऑटो चलाना स्टार्ट कर रहा है, रात बिल्कुल सुनसान अंधेरी हो चुकी है, और आज से 12 साल पहले रामपुर शहर में अच्छा खासा सुनसान उस टाइम पे हो जाया करता था। अभी इतना नहीं भी होता होगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत सुनसान होता था। तो ये चला रहा है ऑटो, देख रहा है लड़की चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बात नहीं कर रही है। ये पूछ भी रहा है कि मैडम कहाँ से आप आई, क्या चीज़ें हैं। तो लड़की कुछ बताती नहीं है, सिर्फ एक बार बोलती है कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मैं वहाँ पे नौकरी करती हूँ, सिर्फ इतना ही बताती है और कुछ नहीं बोलती है। बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, साइड मिरर से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की चुपचाप उसको बैठी हुई दिखाई दे रही है, कुछ बोली नहीं। उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं भी बात नहीं करता हूँ, छोड़ देता है। वो लड़की को आराम से चलाते ऑटो उसके जो लोकेशन बताई थी उस लोकेशन तक पहुँच जाता है। उस लोकेशन पहुंचता है, वो एक छोटा सा गांव वाला एरिया दिखाई दे रहा था, बहुत ही छोटा सा गांव, जैसा कि मतलब वहाँ पे बहुत कम घर दिखाई दे रहे थे। वो जो लड़की थी वो ऑटो से उतरती है, अपना ट्रॉली बैग निकालती है, और उसके बाद जो उसका घर था जहाँ लोकेशन बताई थी उस घर के अंदर जाने लगती है। ऑटो वाला बोलता है मैडम मेरे 400 रुपये। तो बोलती है कि भैया आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ घर में और मम्मी पापा से मांग के लाके आपको दे रही हूँ। तो सोचता है ठीक है यार, अब यहाँ तक आ गए तो इतना भी ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ऑटो अपनी लगाता है और ऑटो से बाहर खड़े होके वेट करने लगता है कि अब पैसे लेके आइए। लड़की जाती तो है घर में, लेकिन वो वापस नहीं आती है। उससे ऐसा लगता है कि क्या भाई पैसे वैसे लेके तो नहीं भाग गई, ऐसा सोचने लगता है, टेंशन में आता है वो। बहुत ही ज्यादा सोचा कि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बिल्कुल माहौल एकदम अलग सा था वहाँ पे। सोचता है एक तो इतनी रात का टाइम हो रहा है, मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, सुबह से ऑटो वापस चलाने लेके जाना है। ये लड़की चाहती क्या है, वहाँ पे वेट करते करते उसको आधे घंटे बीत जाते हैं। सोचता है कि और आधे घंटे वेट कर लेता हूँ, अब आएगी, क्योंकि थोड़ा सीधा साधा कम उम्र का लड़का, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाऊं डायरेक्ट और बोलूं पैसे दो मेरे, जाना था उसको। लेकिन आधे घंटे और वेट करता है, आधे घंटे और वेट करता है, 1 घंटे पूरे गुजर जाते हैं, वो लड़की वापस नहीं आती है पैसे देने। अब इसको आता है गुस्सा कि ये कौन सी बात होती है भाई, उसके ऊपर ट्रस्ट किया मैंने, 300 रुपये ही लिया, सिर्फ इतने एक तो दूर लेके आई, इतने छोटे से गाँव में लेके आई, ऊपर से मेरे पैसे खा के भाग गई। वो सोचता है कि अब मुझे जाना ही चाहिए। वो जो घर था उस घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ऐसा ठोकने लगता है। वहाँ पे एक कुंडी टाइप लटकी हुई थी, पुराने ज़माने का घर था, ऐसे ज़ोर से बजाने लगता है।
कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर से ज़ोर से, कोई है क्या घर पे, यहाँ पे कोई है क्या मैडम, मेरे पैसे दे दो, है क्या कोई यहाँ पे, बहुत बोल रहा है कि कोई खोल नहीं है दरवाज़ा। पीटते पीटते 2-3 मिनट उसको हो जाते हैं, सोचता है कि अब शायद कोई नहीं निकलेगा। तभी अचानक से जब मुड़ के जाने ही वाला था, तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। उसे लगता है कि मैडम ने दरवाज़ा खोली होगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसे सामने दिखाई देती है एक बूढ़ी सी औरत और एक बूढ़ा सा आदमी। बोलता है कि मैडम कहाँ गई, मेरे पैसे नहीं दी। बूढ़ी औरत बोलती है क्या बात कर रहे हो बेटा, कौन सी मैडम। तो वो बोलता है कि आपकी बेटी होगी ना जो इस घर में अभी आई, मेरे 400 रुपये, मैं उसके लिए कब से खड़ा हूँ 1 घंटे से वहाँ पे। तो बूढ़ी औरत बोलती है कौन सी बेटी बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि आंटी मुझे नहीं पता। तो बोलती है बूढ़ी औरत कि एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, कोई परेशानी में हो, पानी पियोगे, ऐसा बूढ़ी औरत बोलने लगती है। तो उसको अंदर बुला लेती है घर में अंदर जाता है, बोलता है कि आपकी बेटी थी ना, अभी मैं उनको ऑटो से लेके आया, बैग लेके आई थी और मेरे पैसे नहीं दी। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मेरा कोई भी बेटी नहीं है यहाँ पे। तो बोलता है कैसी बात कर रहे हो आंटी, इसी घर में तो घुसी मेरे आँख के सामने ही। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मेरी बेटी तो थी, लेकिन उसकी मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी है। तो ये बोलता 5 साल पहले, ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो आंटी, झूठ मत बोलो, मेरे 400 रुपए है, मैं अपनी मेहनत कमाई मांग रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, आप ऐसी बात मत करो। उसको विश्वास नहीं होता है। बोलती है बेटा तुम मेरे बातों का यकीन करो, मेरी बेटी आज से 5 साल पहले खत्म हो चुकी है। जब इतना बात बोलती है वो ये घर की तरफ ऐसे देखता है ना, घर की तरफ, दीवार की तरफ, पूरे घर को देखने लगता है। तभी उसे अचानक से एक फोटो दिखाई देती है। बोलता है कि अरे आंटी यही तो है आपकी बेटी। तो बोलती है कि हाँ बेटा यही है मेरी बेटी, लेकिन फोटो को ध्यान से देखो, उस पे माला चढ़ा हुआ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बोलता है कि आंटी ये कैसे हो सकता है, आप मेरी बातों का यकीन करो, मैं आपकी बेटी को अभी लेके आया, मैं ऑटो में उठा के। वो बोलती है बेटा हो ही नहीं सकता, आज से 5 साल पहले ऐसे ही ट्रेन से आ रही थी, रात का ही ट्रेन थी उसकी, दिल्ली से आ रही थी, और उसी टाइम पे वो ट्रेन से उतरते उतरते, चलते हुए ट्रेन से जब थोड़ी स्लो हुई थी, उतर रही थी, और अचानक से वो ट्रेन के अंदर गिर जाती है, और ट्रेन के अंदर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, अब ये कुछ भी नहीं समझ पाता है, इसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है, इसको चक्कर आने वाली था, ये गिरने ही वाला था बिल्कुल। इसको समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, ये सब क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा कुछ, मतलब जो लड़की मेरे साथ आई वो भूत थी, वो समझ नहीं पाता इस बात को, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो गिरने लगता है। जो बूढ़ा आदमी था, औरत उसको संभालते बोलते क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या बेटी। बोलता है कि आंटी आप यकीन नहीं करोगे, आपकी बेटी को लेके आया, आपकी बेटी की शायद वो आत्मा थी। बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा हो सकता है, कई बार पहले हमें और भी लोगों ने बताया है कि हमारी बेटी स्टेशन के आसपास और गाड़ियों में दिखाई दी है। तो इसको तो बोलो, अब इसका तो समझ में नहीं आता है कि हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। वो बूढ़ी औरत पानी देती, पानी पीता है और बोलता है आंटी मैं जा रहा हूँ, अब हाथ जोड़ता है और वहाँ से वो उठ के जाने लगता है। जैसे अपने ऑटो के पास आता है, वैसे ही ऑटो के पिछले सीट पे जो देखता है ना, उसे यकीन नहीं होता है। पिछले सीट पे क्या देखता है, पैसे रखे हुए कि वहाँ पे 400 रुपये रखे हुए थे। समझ गया। हाँ। वो अब और ज्यादा पगला जाता है कि ये क्या, इसने 400 रुपये रखी, मतलब वो शैतान बुरी थी अच्छी थी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जो 400 रुपये थे ना, वो उठाता है और अपने ऑटो चलाते हुए रास्ते में आता है। रास्ते में एक छोटी सी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर था, वो दिखाई देता है। उस मंदिर में 400 रुपये रख देता है और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और अपने मन को शांत करने लगता है। बोलता है कि भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये 400 रुपये मुझे नहीं चाहिए। रख लेना था अपने पास। पता है ऐसे जो कहा जाता है कि कोई अगर आत्मा हो या भूत हो, लिटरली भूत को लेकर कहा जाता है, अगर आपको पैसा दे तो वो पैसे लेना ही चाहिए, क्योंकि वो पैसे आपको बहुत ज़्यादा फलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की आत्मा हो चुकी है। आपको पैसे दे रही है मतलब आपके ऊपर वो खुश है, और अगर कोई इस तरह की शक्ति खुश हो जाए आपके ऊपर तो आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन इसने 400 रुपये चढ़ाया ना, जो ऑटो के पीछे मिली थी, पहले वाले 300 तो रखा ही था ना उसने।
हाँ ये भी है। हाँ, तो उसने वहां पे और भगवान के बहुत नाम लिया। अभी वो ऑटो चला भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो डर गया था। भले उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन इंसान डर तो जाता है ना अंदर से। साक्षात किसी शैतान, किसी भूत को तुम देख रहे हो तो डरोगे नहीं। करते करते चला चलाते ऑटो वो घर पहुंचता है कैसे कैसे, अपने मम्मी पापा से सारी बात बताता है। मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा हमारे पिछले जन्म क्या इस जन्म में कोई अच्छे कर्म है जो जिंदा आया अभी, नहीं तो ऐसे वारदात के बाद लोग जिंदा नहीं बचते हैं। तो उसके बाद से जो अतुल था पूरी तरह से ऑटो चलाना बंद ही कर देता है। इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो आत्मा थी वो बेशक तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा थी, लेकिन वो निगेटिव एनर्जी नहीं बनी थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा गलत काम नहीं हुआ था। उसकी अकाल मृत्यु हुई थी और ऐसे मतलब एक्सीडेंट वगैरह से हुई शायद वो भटक रही थी और बार बार अपना घर जाना चाह रही हाँ, थी। वो अपना समय काट रही थी इस पृथ्वी लोक में, और वो इस लूप में फंस जाते हैं ना। वो ट्रेन से उतर रही थी, अपने घर जा रही थी, तब उसकी आत्मा भी वही लूप में अटकी हुई है। तो खैर हम यही उम्मीद करते हैं कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उम्मीद करते हैं कि अतुल भी अपने उस डर से बाहर निकल जाए जल्द से जल्द। इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख मिली है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।